Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। आप में से एक दो बैच ऐसे हैं जिनमें लाइव क्लास की कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। हो सकता है सुबह वाली जो लाइव क्लास है उस बैच में नहीं आई हो, या अभी वाली जो लाइव क्लास है वो कनेक्ट नहीं हुई। दो बैच है जिनमें टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उस वजह से दो बैच ऐसे हैं जिनमें लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। पता नहीं वो सुबह वाले में भी देख रहे हैं, चल रहा है काम, देखते हैं कौन से दो बैच ऐसे हैं, क्योंकि दो बैच कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। बाकी तो सारे बैचेस कनेक्ट हो गए लाइव क्लास में, दो बैचेस ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो भी देखते हैं क्यों कनेक्ट नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो तब तक वो रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को वो देखनी होगी, उससे आप काम चलाइए। वैसे आज देखते हैं, आज में हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व और फिर सारी क्लासेस कल कनेक्ट हो जाएंगी। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कई बार टेक्निकल चीज़ें हो जाती है। बाकी सारे बैचेस कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ दो बैचेस ऐसे हैं जो शो नहीं हो रहे। अब क्यों नहीं शो हो रहे, क्या टेक्निकल बैकग्राउंड में कहाँ कमी आ गई, क्या परेशानी है। तो चलो आ जाओ, हम सवालों पे आते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक किया था 37 तक, अब आगे बढ़ते हैं 38। 38 नहीं, क्लास हो रही है, क्लास हो रही है, लेकिन उनके बैच में क्लास नहीं जा रही है, और या वो लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगा 2 दिन पहले कि भाई शायद हो सकता है कि उस बैच में कोई स्टूडेंट ना हो, इस वजह से होगा, लेकिन स्टूडेंट है लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहे। कुछ समस्याएं हैं। आज में हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। 0 से π/2 1/3 + 2 cos x dx, इसका समाकलन करो। तो इसका समाकलन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें cos को हाफ में लिखना होगा, क्योंकि नीचे एक पावर का आ रहा है ना। सिर्फ साइन और कॉस अगर नीचे आ रहे हो, साइन और कॉस और प्लस अचर आ रहा हो, इस टाइप का सवाल हो, तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए हम अर्धकों का इस्तेमाल करते हैं। कॉस की जगह कॉस वाला अर्धक, वो भी टेन वाला, 1 - tan² x/2 बट्टा 1 + tan² x/2। ये कॉस की जगह लगा दो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेके ऊपर आ जाएगा। 0 से लेकर π/2, 1 + tan² ऊपर आ गया, बट्टा 0 से π/2, 1 + tan² बन गया sec², 3 + 2 5 हो गया, प्लस 3 - 2 1 हो गया, tan² x/2। tan x/2 को t मान लो, tan का हो जाएगा sec² x/2। टेस्ट वाले में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मैंने सुनी नहीं है अभी तक, और शायद कोई हैंडसेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि इस हैंडसेट में प्रॉब्लम आ रही हो। कई हैंडसेट में वो फॉन्ट वॉन्ट सेट नहीं होते, तो ये दिक्कत हो सकती है। हैंडसेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, sec² x/2 dx बराबर 2 dt। लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर
क्योंकि x का मान 0 रखने पर tan 0 0 1 हो जाएगा, पाई बाई 2 रखने पर ये पाई बाई 4 हो जाएगा, इसकी 1 हो जाएगा। ऊपर 1 आ गया, पर 2 dt आ गया, 2 बाहर, और 5 को लिख लिया √5 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। एक बटा a tan इनवर्स t बटा a, 0 से लेकर 1 तक, 2√5 tan इनवर्स 1√5। सवाल नंबर 39, 0 से पाई बाई 2 तक साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 dx। तो इसे करने के लिए हम इसमें काम करते हैं। 0 से पाई बाई 2, नीचे साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है, इसको होल स्क्वायर बना लें, है ना। साइन की पावर 4 को हमने लिख लिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर, जिसे 4 पावर बन गई। कॉस की पावर 4 को भी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, ताकि ये भी 4 पावर बन जाए। और फिर जो है इसमें एक सेम पद 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ दिया और वही पद घटा दिया। इससे ये अपने पहले 3 पद जो है वो होल स्क्वायर बन गए। और यहाँ हम 2 से गुणा और 2 का भाग दे दें, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ताकि साइन 2x बन जाए, साइन 2x बन जाए। 2 से गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, ये साइन 2x बन गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऊपर साइन 2x है, नीचे ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये साइन स्क्वायर 2x हो गया और dx। अब साइन स्क्वायर को क्या करो, 1 माइनस को स्क्वायर लिख लो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस को स्क्वायर लिख लो। वन माइनस को स्क्वायर थीटा लिख दिया, ताकि कॉस होगा तो ऊपर वाले को टी मान लेंगे। जीरो से पाई बाई 2,
साइन 2x माइनस माइनस प्लस ये हमने इसको बना लिया। अब cos 2x को हम t मान लेंगे। तो आपने 2 उधर भेज दिया। ये साइन 2x dt/2 आ गया, -1/2 आपका बाहर। वन बाई टू यहाँ बाहर आ जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, लिमिट चेंज कर दो। 0 रखने पर cos 0 का मान 1 और इसका मान आ गया -1। 0 1 से लेकर -1 तक, माइनस बाहर, ये हो गया tan इनवर्स t 1 से -1 तक। पहले -1 रखोगे तो माइनस का π/4, फिर 1 रखने पर π/4। है ना, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत शानदार तरीके से इसे बनाया गया। देखो कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया, कैसे आप इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे। पहले आपने इसके अंदर चेंज किया, है ना, पहला हिस्सा जो आपने चेंज किया वो था 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ा, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर घटाया, ताकि ये होल स्क्वायर बन के ये 1 बन जाए। ये बन गया, फिर ये वाला हो गया। नहीं, ऑप्शन ए ही है, चेक करो, ऑप्शन ए ही है। क्या तो मैंने दुआ कोई छोड़ा है, तो कौन सा छोड़ा है? दो कहाँ छोड़ा है मैंने? हाँ, तो बिल्कुल ए सही है। अगला 0 से π/2 तक 1/a² साइन स्क्वायर प्लस b² कोस स्क्वायर dx। इसे देखो, 0 से π/2 तक 1/a² साइन स्क्वायर। जब नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाए, जब नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाए तो कोस स्क्वायर से गुणा करो और कोस स्क्वायर का भाग दो। कोस स्क्वायर से गुणा करो और कोस स्क्वायर का भाग दो, है ना। कोस स्क्वायर से गुणा और कोस स्क्वायर का भाग, ये रहा कोस स्क्वायर का गुणा और ये रहा कोस स्क्वायर का भाग। वन अपॉन कोस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर, ये कट गया, ये आ गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर, ये dx। a tan x को t मान लो,
a tan x बराबर t, a sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ये ऊपर वाला dt बाई a आ जाएगा, 1/a बार टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर 0 रखा, tan 0 का मान 0, फिर पाई बाय अनंत 1/b tan इनवर्स t बटा b, 0 से लेकर अनंत तक, 1/ab, अनंत रखने पर tan इनवर्स अनंत का मान पाई बाई 2, 0। तो हो गया पाई बटा 2ab, पाई बटा 2ab। ठीक है, पाई बटा 2ab। तो ये था कोस स्क्वायर, क्योंकि नीचे स्क्वायर आया था। अभी जैसे पीछे वाले में सिंगल पावर आ रही थी, तो सिंगल पावर आती है तो अर्धक लगाते हैं, सिंगल पावर आती है तो अर्धक का इस्तेमाल करते हैं, और डबल पावर आती है तो स्क्वायर कोस स्क्वायर से गुणा और कोस स्क्वायर का भाग देके वैसे निपटाते हैं। ये शीट पूरी हो गई। ये √1 प्लस cos 2x बाई 2, और 0 से लेकर पाई तक हमें समाकलन करना है। वन प्लस cos 2x √2 dx, 0 से लेकर पाई तक। तो फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस cos 2x का। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, जरूर याद रखिएगा, समाकलन में बहुत काम आते हैं। एक तो है अर्धक वाला 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। आप तो काफी टाइम से समाकलन कर रहे हैं तो इनको जानते होगे। एक ये और एक ये अर्धक वाला। ये 3 फॉर्मूले घूम फिर के बार बार काम आते रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 से लेकर पाई तक 2 cos स्क्वायर एक्स। टू से 2 कट गया, बाहर आ गया मोड cos x, मोड cos x। अब मोड हटाने से पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या ये 0 से लेकर पाई के बीच में पॉजिटिव है।
अगर पॉजिटिव है तो मोड हटा सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है, कुछ हिस्से में पॉजिटिव है और कुछ हिस्से में नेगेटिव है, तो हम मोड नहीं हटा सकते, है ना। मोड हमें देखना पड़ेगा किस हिस्से में ये पॉजिटिव है और किस हिस्से में ये नेगेटिव है। तो अगर हम कॉस को देखें, कॉस का ग्राफ देखें, तो कॉस का ग्राफ हमें सजेस्ट करता है कि ये ग्राफ कॉस का होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ ऐसा होता है। ये है 0 से पाई, पाई तक ये 0 से पाई। तो हम देखते हैं कि 90 तक तो प्लस होता है और 90 के बाद में ये माइनस का होता है। तो हमें इसे समाकलन को 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा, तभी मोड हटेगा, क्योंकि यहाँ मोड कॉस प्लस का है और यहाँ कॉस माइनस का है। इसलिए 0 से 90 तक तो हमें प्लस वाले कॉस का समाकलन करना होगा और फिर माइनस वाले कॉस का समाकलन करना होगा 90 से लेकर 180 तक। 90 से लेकर 180 तक। देखो मोड लगा पड़ा है ना, मोड हटेगा कैसे? मोड तो खुद ही कह रहा है पहले प्लस करो फिर हटूंगा, पहले प्लस की गारंटी लो फिर हटूंगा। तो कॉस 0 से 90 तक प्लस है, प्लस ही है, हटा दो मोड, हटा दिया। लेकिन 90 से लेकर 180 के बीच में वो माइनस है, कॉस माइनस आएगा, तो एक माइनस और दे दो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो एक माइनस और दे दिया। तो 0 से लेकर 90 और 90 से 180, इस तरीके से आपको 2 टुकड़ों में से बांटना पड़ेगा, क्योंकि मोड जब तक लगा रहेगा आप समाकलन नहीं कर सकते। मोड हटाने के लिए आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई मैं इसको पॉजिटिव बना के दे रहा हूं आपको, ये पूरे इस हिस्से में पॉजिटिव रहेगा। तो 0 से 90 तक तो सीधा प्लस है, तो कोई माइनस देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 90 से 180 के बीच में ये माइनस का आता है, तो आपने एक माइनस और दे दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब आपको समाकलन करना है, ठीक है। अब समाकलन करना है, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स 0 से लेकर π/2 तक, माइनस कॉस का फिर साइन एक्स 90 से आंसर है आपका 2। तो अब सोचो आप लोगों ने क्या गलती की, जल्दबाजी में आप लोगों ने क्या किया। मोड के बारे में आपको हमेशा कहता हूं कि ये जो अंडर रूट जब लगा हुआ हो सवाल, तो सावधान हो जाओ। अंडर रूट लगा हुआ हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वो फिर खेल खेल जाता है। अंडर रूट आते ही वो अपना खेल खेल जाता है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आता है मोड। हम जल्दबाजी में ये सोच बैठते हैं कि ये तो हमेशा ही प्लस है। हमेशा प्लस कैसे है? कॉस और साइन पे कैसे विश्वास कर सकते हो आप? कॉस पे और साइन पे कैसे विश्वास कर सकते हो? क्योंकि वो तो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। तो उस पे मोड लगाना तो बहुत सावधानी है, कि जरूरी है कि आप मोड लगाओ। और एक आदत ही बना लो ना, अच्छी चीज ये है, एक आदत ही बना लो, जब भी आपको अंडर रूट दिखे, स्क्वायर बाहर आ रहा हो, तो पहले मोड लगाओ, पहले मोड लगाओ। 1 सेकंड 2 सेकंड का ध्यान रखो, नहीं आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। देखो अच्छा खासा क्वेश्चन चला जाएगा, जाएगा तो जाएगा, टाइम भी जाएगा, नंबर भी जाएंगे, दोनों चीज साथ में जाएंगे, टाइम भी जाएगा, नंबर भी जाएगा। ये है ही गड़बड़, ये वाला जो अंडर रूट वाला है ना, ये जानबूझ के ये सवालों में डाला जाता है। ये जानबूझ के सवालों को ना, अच्छे सवाल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही काम करता है। क्योंकि बहुत ज्यादातर और एक बात आप सब तो सोचो कि जिस कंपटीशन में हम रहते हैं, जिन लोगों में हम रहते हैं, मैं जिसे समझता हूँ, मेरा जो अनुभव कहता है वो कहता है कि 70-80% लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे कि अंडर रूट से बाहर जो आता है वो मोड आता है। आप चाहे यहाँ पे एक सर्वे करा के देख सकते हैं, मैं पक्की गारंटी लेता हूँ कि 70% आबादी ऐसी है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली को, कि किसी को ये पता हो कि जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर आप निकालते हैं, बस ये दे दो और उन्हें लिखने के लिए जगह दे दो कि भाई यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो आप देखेंगे 70% आबादी तो सीधा एक्स लिखेगी, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मोड आता है। 70% आबादी को तो शायद ये ही नहीं पता कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर मोड एक्स आता है। उन्हें तो यही पता है कि अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और एक्स बाहर आ गया। मोटा मोटी आबादी के लिए तो 70% आबादी के लिए शायद ये होगा। उसके बाद में जो बची 30% आबादी है, उसमें से 20% आबादी ऐसी होगी जो कहते भूल गए, पता तो था, सुना तो था, लेकिन भूल गए कि मोड आता है। तो ये बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से बुना जा सकता है इसको सवाल में, जैसे अभी ये बुन दिया। अच्छा 0 था, लोग 0 आंसर निकाल देंगे, निकलेगा ही 0 और आंसर आएगा 2।
तो टाइम भी चला जाएगा, नंबर भी चले जाएंगे, तो एक बढ़िया सवाल जो है वो बन गया। ठीक है ना। तो इसके लिए हमने जो भी यूज किया है उसको कहते हैं परगुण नंबर 1, निश्चित समाकलन का पहला परगुण, जो कहता है कि अगर आपके पास फलन को समाकलन करने के लिए जरूरी है कि आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जो कहती है अगर बाई चांस आपका आपका समाकलन ऐसा है जिसको आप एक साथ ए से बी तक समाकलन नहीं कर सकते, तो आप इसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। लेकिन टुकड़े ए से बी के बीच के ही होने चाहिए, ए से बी के बीच के ही टुकड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पीछे चले गए फिर आगे आ गया, ये नहीं काम करेगा। टुकड़े हमेशा ए और बी के बीच के ही होने चाहिए। छोटे बड़े जो चाहे वो आपकी परिस्थिति है, एफ एक्स की परिस्थिति है, वो जैसा चाहे आपको दे सकता है ना। आपके जो ए C1 C2 जो आपने ये चूज किए हैं, ये सारे के सारे इसके बीच में होने चाहिए। ए और बी के बीच में ही टुकड़े होने चाहिए। और ये ज्यादातर किन सवालों में काम आता है, खासकर मोड वालों में। मोड वालों में, क्योंकि मोड वालों का बिहेव अलग अलग होता है, कहीं ये प्लस देते हैं, कहीं ये माइनस देते हैं। तो एक तो मोड वालों में इनका उपयोग मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा महत्तम पूर्णांक फलनों में। एक तो जो मोड वाले क्वेश्चन है, मॉडुलस वाले, उन क्वेश्चनों में इस रूल का उपयोग मिलेगा। दूसरा ये होता है कि ये वाले फंक्शन महत्तम पूर्णांक वाले, इनमें आपको काम में आएगा, क्योंकि इनको आप सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इनको तोड़ना पड़ता है। एक होता है आपके स्विचिंग फंक्शन, जिसमें होता है कि इतने से इतने तक ये काम करेगा, इतने से इतने तक ये काम करेगा। उनमें जिनमें एक फंक्शन फिक्स नहीं होता, एक उनमें ये काम करता है। जो स्विचिंग टाइप के फंक्शन होते हैं कि भैया 1 से लेकर 2 तक इसका करना, 2 से लेकर 3 तक इसका करना, 3 से लेकर 4 तक इसका करना। तो वो जो फंक्शन होते हैं जो टूटे हुए होते हैं, उनमें ये काम करता है ये गुणधर्म। खासकर 3 जगह इसकी खास है। एक मॉडुलस वाली, जब मोड दिया हुआ हो तो मोड आपको पता है हटाना पड़ता है, इतने हिस्से में प्लस देगा, इतने हिस्से में माइनस देगा, तो उस हिसाब से लिमिट को तोड़ना होता है। महत्तम पूर्णांक में भी ऐसे ही करना होता है। महत्तम पूर्णांक 1 से लेकर 2 के बीच में 1 देता है, 2 से 3 के बीच में 2 देता है, 3 से 4 के बीच में 3 देता है। तो हर पूर्णांकों के बीच में वो अलग अलग मान देता है, तो उसे तोड़ के फिर सॉल्व करना पड़ता है ना। चलो अभी सवाल आएंगे तब इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो आपने ये देख लिया कि ये कैसे यूज हुआ। फिलहाल तो ये देख लिया कि कैसे काम हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप मोड का समाकलन कर नहीं सकते, मोड को आपको हटाना पड़ेगा। मोड को हटाओगे तो मोड की गारंटी लगती है कि भी प्लस आना चाहिए, तभी मोड हटेगा। तो प्लस के लिए आपको इंटरवल देखना पड़ेगा, इंटरवल को तोड़ना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक प्लस का कॉस, यहाँ से यहाँ तक माइनस का कॉस, फिर लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। तो समाकलन का अपने आप ही 2 टुकड़ों में टूट गया, तो मोड तो अपने आप ही तुड़वा लेगा। अच्छा, उसके बाद में आगे एक सवाल है, 2 माइनस ए से लेकर 2 प्लस ए तक एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है। -2 से लेकर -a तक से लेकर 2 प्लस ए तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कौन से के बराबर है। कौन सा इंटीग्रेशन इसका होगा। 2 माइनस ए की वैल्यू और 2 प्लस ए की वैल्यू सेम दी गई है।
टू माइनस ए से टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स। कोई गुणधर्म है इस पे? चलो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं ऐसे तो क्या होगा। माना पेन चलाओ, माना t बराबर 2 माइनस एक्स, t बराबर 2 माइनस एक्स, डी टी बराबर हो गया 0 माइनस डी एक्स। डी टी बराबर माइनस डी एक्स। लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस ए, एक्स की जगह 2 माइनस ए रखने पर ये आ गया ए, एक्स की जगह 2 प्लस ए रखने पर 2 माइनस ए रखने पर प्लस ए, 2 प्लस ए रखने पर माइनस ए। ठीक है, ये बन गया हमारा एफ, और एक्स की जगह हमारे पास आ गया 2 माइनस टी, डी एक्स की जगह माइनस का डी टी, माइनस का डी टी। ठीक है, और अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो फलन है, ये वाला फलन, ये एक सम फलन है। कैसे पता चला कि ये सम फलन है? इसलिए पता चला कि जब मैं t की जगह माइनस टी रखूंगा, जब मैं t की जगह माइनस टी रखूंगा, है ना, जो t है उसकी जगह माइनस टी रखने पर ये आ जाएगा 2 प्लस टी, और 2 प्लस टी वापस से 2 माइनस टी के बराबर ही है। 2 प्लस टी 2 माइनस टी के बराबर है, दिया है। इस वजह से कि 2 प्लस टी, यहाँ पे ए का मतलब सभी ए है, ऑल ए लिखा हुआ, तो ए चाहे कुछ भी हो, हर ए के लिए ये बात सही है। तो 2 प्लस ए बराबर 2 माइनस ए हो गया, तो ये बराबर है, इसका मतलब समफलन है। समफलन है तो हमारे समाकलन के अनुसार लिमिट हम डबल कर देंगे 0 से लेकर माइनस ए तक, और एफ 2 माइनस टी और डी टी। अब 2 माइनस टी को अगर x मान ले, मानना 2 माइनस टी बराबर u, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बराबर डी यू, डी टी बराबर माइनस डी यू। माइनस माइनस प्लस, लिमिट हो जाएगी 0 रखने पर तो 2, ए रखने पर 2 प्लस ए, बाहर 4 है, ये 4 हो जाएगा, ये एफ यू डी यू हो गया।
तो आंसर डबल वाले तो नहीं आ रहे, 4 वाला आ रहा है। एक मिनट, 2 आया किस बात का, 4 किस बात का आएगा? लिमिट डबल होगी ना, डबल होगी तो 2 आएगा। 4 है ही नहीं, 2 है। 2 है तो इस हिसाब से आपका आंसर आ गया ए। 4 किस बात का लगा दिया मैंने? ठीक है, 2 आएगा। हाँ, ये देखो ऐसे बैठेगा, थोड़ा लंबा हुआ। अब यहाँ पे जो हमने नियम यूज किया, पहले उसके ऊपर चल लेते हैं। पहले जो नियम लिया है, प्रॉपर्टी नंबर 2, उस पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर कोई लिमिट -a से लेकर +a तक जा रही है फंक्शन पे, अब फंक्शन सम या विषम अगर है, सम या विषम नहीं है, कुछ और है, तो फिर बात अलग है। सम और विषम है, अगर सम फलन है मतलब इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन होता है, जिसमें अगर आप x की जगह माइनस रखोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो प्लस पे आ रही थी। और अगर ये सम फंक्शन हुआ तो आपको ये डबल करना होगा और आपकी लिमिट 0 to a हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका f(x) and dx। लेकिन अगर ये विषम फलन हुआ, अगर ये विषम फलन हुआ, विषम फलन यानी आप x की जगह -x रखेंगे और माइनस बाहर आ जाएगा, सेम वही फंक्शन आ जाएगा विद माइनस, सेम वही फंक्शन आ जाएगा माइनस के साथ, तो आपका ये सीधा इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा, समाकलन 0 हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज थर्ड केस है, अगर ना सम हुआ ना विषम हुआ, अगर आपका फलन ना सम है ना विषम है, तो फिर जैसा है वैसा करो, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसा सवाल दिया है उसको हूबहू वैसे के वैसे ही समाकलन करो। विषम फलन पे 0 हो जाएगा, सम फलन पे डबल हो जाएगा, 0 to a कर दो, डबल कर दो। और अगर सम और विषम दोनों ही नहीं है ना, अदरवाइज है, तो फिर जैसा दिया है वैसा करो, कोई रूल काम नहीं करेगा। जैसा है सीधा का सीधा वैसे काम करो। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो हमने अभी यहाँ पे काम में ली है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने t की जगह 2 - x मान लिया, और फिर dx बराबर dt बराबर अवकलन कर दिया, dt बराबर -dx आ गया, ये मैंने मान रख दिया यहाँ पे, dx की जगह -dt आ गया, और जो x था उसकी जगह यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर आ गया 2 - t, तो x की जगह 2 - t रख दिया, फिर लिमिट चेंज कर दी, x का मान 2 - a रखने पर प्लस का a आ गया, x का मान 2 + a रखने पर -a आ गया, और ये माइनस हो गया। फिर इसके बाद में जो मैंने देखा वो ये था कि ये जो फलन है ये सम फलन है, कारण कि जब मैं t की जगह माइनस का t रखूंगा तो t ये 2 + t आएगा, और सवाल कह रहा है कि 2 + t एक्चुअली 2 - t के बराबर है, तो ये तो वही वापस आ गया, सेम वापस आ गया, इसका मतलब ये सम फलन है, और ये सम फलन है तो लिमिट 0 to -a हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और फिर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। फिर मैंने 2 - t को u मान लिया, तो ये हो गया -dt बराबर -du, और ये बन गया, और ये हमारा बन गया समाकलन ए। आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, अच्छा था सवाल, बढ़िया बनाया था, कंफ्यूज करा इसने, देखने में लग रहा था कि पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा ये, लेकिन वही पेन चलाने से थोड़ा आसान हो गया।
पेन का कमाल है, पेन चलाओ, है ना, पेन चलाने से चीजें आसान हो जाती है। अच्छा, एक और परगुण है, परगुण नंबर 3, जो कि बड़ा खास परगुण है, जिसके ऊपर ज्यादातर सवाल होते हैं, जिस पर ज्यादातर सवाल होते हैं। परगुण नंबर 3, इसे खास माना जाता है। ये परगुण कहता है कि अगर आपका समाकलन की लिमिट जो भी है, a टू b मान लो, एफ एक्स डी एक्स, और उसमें अगर आप x को रिप्लेस कर देते हो, सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हो बल्कि रिप्लेस कर रहे हो, x की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो, जो आपका x है उसकी जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ये चीज आप फंक्शन में रिप्लेस कर दो, बस केवल x की जगह, जहां x था वहां पे इसे पुट कर दो, और समाकलन वही रहने दो, लिमिट वही रहने दो, सेम टू सेम सब कुछ, तब भी आपका समाकलन एज इट इज आएगा। यानी आपने x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दिया, तो इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका समाकलन जैसा था वैसा का वैसा ही बना रहेगा उस लिमिट के भीतर भी। x की जगह अगर आपने a प्लस बी माइनस एक्स रख दिया तो भी आपका समाकलन वही रहेगा। ये बड़ी अच्छी चीज है एक्चुअली, ये देखे तो इसका जो मेन मकसद है ना इस इंटीग्रेशन का, इसका ये रहता है, एक साइड आपका आगे से हो रहा है समाकलन, एक साइड आपका पीछे से हो रहा है, तो ये समझाना चाहता है कि आगे से किया गया समाकलन और पीछे से किया गया समाकलन दोनों बराबर होते हैं, है ना, और कई बार चीजें आसान हो जाती है, कई बार ये देखने, अभी तो ठीक है, अभी तो आप लोगों को सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, थोड़ा सा इसको गहनता से अध्ययन करोगे, अगर आप लोग इसको गहनता से पढ़े और समझे, तो इसका मायना जो है वो ये है कि ये समझा रहा है कि अगर आप आगे से जोड़ करो, ये समझा रहा है कि आप पीछे से जोड़ करो, तो जोड़ जो होगा वो सम जो होगा वो बराबर रहेगा, ऑब्वियसली बात है बराबर रहेगा, ऑब्वियसली बात है बराबर रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा करने से आपको एक ही सवाल के दो व्यू मिल जाते हैं, एक ही सवाल के दो व्यू मिल गए, एक तो लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट, और कई बार दोनों व्यू जो होते हैं वो जोड़ने पर कमाल काम करते हैं, जोड़ने पर कमाल काम करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को लगभग खत्म सी कर देते हैं। ये मैंने आपको एक घटना सुनाई भी थी गॉस के बारे में, जो कार्ल फ्रेडरिच गॉस है, उनका ये खास, उनके बचपन की एक घटना जो सबसे ज्यादा प्रचलित होती है वो यही थी कि वो जब बचपन में जब क्लास में पढ़ते थे, शायद वो अब एग्जैक्टली कौन सी क्लास में रहे थे ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटी क्लास में रहे थे जिस क्लास में जोड़ बाकी जो है वो करवाए जाते हैं, शायद तीसरी, आज के हिसाब से बात करें तो अभी उस समय तो क्या रहा होगा क्या पता, तीसरी चौथी क्या कहते होंगे, लेकिन जो भी क्लास थी उसमें वो समझिए कि उच्चतम बच्चों का जो स्तर था वो जोड़ बाकी का हुआ करता था। तो उस क्लास में वो जब थे तो टीचर जो है वो उन्होंने डांटने के लिए या दंड देने के लिए उन्हें कहा कि जाओ 1 से लेकर 100 तक लिखो और 1 से लेकर 100 तक जोड़ करके लाओ, योग करके लाओ, 1 से लेकर 100 तक को जोड़ करके लाओ। तो आप ध्यान से देखें तो 1 से लेकर 100 तक का जो जोड़ है, अगर हम आगे से लिखते हैं, अगर हम आगे से लिखते हैं तो भी यही होता है, और अगर मैं जोड़ को आगे से नहीं करके मैं पीछे से करूं, मतलब 100 पहले जोड़ूं, फिर 99 जोड़ूं, फिर 98 जोड़ूं, फिर 97 जोड़ूं, और फिर डैश 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 करके लास्ट में 1 जोड़ूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा, जवाब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई आगे से जोड़ कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक जोड़ रहा हूं या 100 से लेकर 1 तक जोड़ रहा हूं, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये वाला जोड़, ये वाला जोड़, अगर मैंने दोनों ही जोड़ूं, दोनों ही जोड़ निकालूं, तो ये डबल आ जाएगा, टोटल जोड़ का डबल आ जाएगा, तो टोटल जोड़ का डबल आ जाएगा, 2s आ जाएगा, और यहाँ आपका ये आसान हो जाता है, ये हो गया आपका 101, ये हो गया आपका 101, ये हो गया आपका 101, और फाइनली डैश 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 लास्ट तक 101, ये हो गया आपका 2s बराबर 101 कितनी बार जुड़ा है, 100 बार जुड़ा है, तो 101 इंटू 100 हो गया, है ना। अगर कोई चीज 5 बार जुड़ती है, अगर a जो है वो 5 बार जुड़ता है या 3 बार जुड़ता है तो आप 3 a कह देते हैं, तो 101 100 बार जुड़ा है तो 101 इंटू 100 हो गया, और s बराबर आपका आ गया 101 इंटू 100 बटा 2, जो कि आपका हो गया 50, यानी 5050।
तो ये आ गया जोड़ s का मान। तो ये जो कहानी है ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी शानदार कहानी है। और कहा जाता है कि समांतर श्रेणी का जो प्रकाश में आई थी वो इसी वजह से आई थी, इस योग की वजह से। मतलब उस बच्चे ने हमें चीजों को, हमें नंबरों को देखने का एक और दर्पण, एक और तरीका, एक और प्रोस्पेक्टस दे दिया हमें कि चीजों को आप ऐसे भी देख सकते हैं। चीजों का जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा सिर्फ एक ही व्यू से देखें, आगे से ही देखें, पीछे से भी देखा जा सकता है। और जब आपके पास दो व्यू होंगे तो दोनों व्यू को मिलाकर आप एक तीसरा व्यू और बना सकते हैं। वो और कमाल था। तो इससे समांतर श्रेणी कहा गया। तो ये अब समांतर श्रेणी में भी ऐसे ही होता है। समांतर श्रेणी में भी अगर आप देखें तो ये का यही होता है। अगर मान लो 5 पदों को आपको जोड़ना है, समांतर श्रेणी के 5 पदों को जोड़ना है, या 3 पदों को, छोटा एग्जाम्पल ले लो। अगर 3 पदों को आपको जोड़ना है, ये आपका पहला पद, ये है आपका दूसरा पद, और ये है आपका तीसरा पद। ठीक है। अब ये तो मैंने क्या हुआ, आगे से पीछे जोड़ा है, आगे से पीछे जा रहा हूं। उल्टा भी तो जा सकता था, ये रहा पीछे से आगे चला गया। जोड़ तो वही आना है, इसका जोड़ भी एस है, इसका जोड़ भी एस है, इसलिए 2s बराबर आ गया मेरा a प्लस 3d, a प्लस 2d, सॉरी कितना था वो, 2d था ना, तो a 2a प्लस 2d, ये भी 2a प्लस 2d आ जाएगा। और अगर आप समांतर श्रेणी का जोड़ का फॉर्मूला देखेंगे वो इसी से बना हुआ है ना। कारण क्या होता है कि जब आप एक ही चीज को दो बार जोड़ते हैं, एक बार आगे से और एक बार पीछे से, उन्हें जोड़ते ही वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके टर्म्स कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना आगे से, जितना पद आगे से चल रहा है उतना ही वो पीछे से है, तो दोनों मिलकर जब जुड़ेंगे तो वो एक नंबर बन जाएंगे। फिर अगला कदम एक बढ़ा है तो अगला कदम लास्ट वाला एक कदम पीछे आया है, तो उसमें एक बढ़ा है तो उसमें एक कम हुआ है, जोड़ तो उतना ही बना रहेगा। फिर ये कदम आगे बढ़ा है तो वो एक कदम पीछे आया है, तो जोड़ उतना ही बना रहेगा। तो आप गौर करो तो देखो, ये अगर यहां से जब आप यहाँ हैं तो 3 कदम बढ़े हैं, तो यहां से यहाँ 3 कदम कम भी तो हुए हैं, यहाँ 3 कदम बढ़े हैं, यहाँ 3 कदम जुड़े हैं, तो टोटल जोड़ कांस्टेंट। ऐसे ही अगले पद में आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो इधर से आप 4 कदम पीछे आए हैं, टोटल जोड़ कांस्टेंट, टोटल जोड़ कांस्टेंट। तो हर बार आपका टोटल जोड़ कांस्टेंट बना रहता है। और नियतांकों को जोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि a को 3 बार जोड़ना मतलब 3 है, a को 3 बार जोड़ना मतलब 3 है। एक बार श्रेणी का कांस्टेंट आ जाए उसके बाद में जोड़ लो, कांस्टेंट आने के बाद में कहाँ दिक्कत है। तो ये जो कमाल था ये उस छोटे बच्चे का था, है ना, जो मेधावी रहा। फिर आगे तो क्या किया वो तो आप सब जानते ही हैं। वो आगे जाके कार्ल फ्रेडरिक गॉस बन गया, और टीचर जो था वो बहुत सरप्राइज था, है ना, कि भाई ये कोई ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मतलब एक तीसरी क्लास का बच्चा जो है वो, एक तीसरी क्लास या चौथी क्लास जो भी रही है, कि उस क्लास का बच्चा एक अलग ही गणित को जन्म दे देता है, एक अलग ही समझ को विकसित करता है शायद। और ये सबसे बड़ा सरप्राइज ये होता है कि गुरुजी खुद भी नहीं जानते थे कि भाई ये पॉसिबल है क्या, कुछ ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और वो उम्मीद था कि 1 से लेकर 100 तक जब बच्चा जोड़ेगा तो लगभग लगभग आधा घंटा, या छोटी क्लास का बच्चा है तो कम से कम 2-3 घंटे वो यही लगा रहेगा, जोड़ता रहेगा। और जोड़ के भी लाएगा तो निश्चित तौर पे कोई गलती भी कर देगा, क्योंकि इतने इतने नंबर जोड़ेगा तो गलतियां भी हो जाएगी। तो उन्हें पक्का था कि जो दंड मैं दे रहा हूँ वो निश्चित तौर पे प्रभावी होगा। तो लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि चंद मिनटों में बच्चा आ जाता है जोड़ लेके, और एकदम परफेक्ट। और गुरुजी नहीं समझ पाते कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसे। तो ये कमाल है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ आइडिया है, आप देखें तो ये है x और ये है आपका a प्लस बी माइनस एक्स, यानी ये आपका पीछे से सेम समाकलन को आप समाकलन का सम ही कर रहे हैं, एक आप आगे से कर रहे हैं और एक आप पीछे से कर रहे हैं। इससे आपको एक ही समाकलन के 2 जोड़ मिलते हैं जो कि बराबर है, उसका आप फायदा आगे उठा सकते हैं। आ जाओ, कैसे फायदा उठाते हैं वो देखो। इसका फायदा उठता कैसे है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो। एक तो ये सेम टू सेम है, इसका नाम मैं आई रख लेता हूं, इसका नाम मैंने आई रख लिया। मतलब यूं समझो कि आगे से इसका जो समाकलन है वो है आई,
अब मैं इसको बैक साइड से समाकलन करूंगा। रूल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से मैं जो x है उसको रिप्लेस करूंगा और x की जगह रखूंगा a प्लस बी माइनस एक्स। a का मान माइनस पाई बाई 2, b का मान पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये कट गया, ये माइनस एक्स आ गया। तो x की जगह माइनस एक्स रख दो, लेकिन समाकलन नहीं बदलेगा, ना लिमिट बदलेगी ना समाकलन बदलेगा, क्योंकि आप प्रतिस्थापन नहीं कर रहे, आप प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं, आपसे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कह रही है आप x की जगह ये रख दो तो भी आपका समाकलन वही रहेगा जो पहले था, आपका समाकलन वही रहेगा। ये e की पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसको 1/e की पावर साइन एक्स ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेके ये ऊपर चला जाएगा जो लघुत्तम होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर, ये लो, ये बन गया, ये हो गया आपका 2। अब आप इसे जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 करते जो मैंने बताया था वो होगा। जैसे आप दोनों समीकरण को जोड़ोगे ये नियतांक हो जाएगा, ये नियतांक हो जाएगा, जैसे आप जोड़ोगे ये 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स आ जाएगा, दोनों कट के एक आ गया, है ना। ये थी वो कमाल का समझ, कमाल का तरीका, कैसे कांस्टेंट हो जाता है। कोई जादू नहीं है ये जादू नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने कहा चीजों को आप उल्टा करके चलाओ, क्योंकि आप सेम साइज में चल रहे हो, आप सेम साइज में चल रहे हो, जब आप उनको क्रॉस करके चलाते हैं तो वो बराबर हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको समझाता हूँ, ये चीजों को चलते हुए देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त होता है ये। आ जाओ, आप लोगों ने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के जो प्रूफ है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है ना, आप सभी को ही पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मली विजुअलाइज करें, अगर आप इसको विजुअलाइज करें बाय फॉर्मूले से ना जाके, डेरिवेशन से ना जाके, आप एक्चुअल विजुअलाइजेशन करें तो ये क्या कहना चाहता है, ये फॉर्मूला कहना चाहता है कि एक आपके किसी भी एक्स पे एक आपकी साइन की वैल्यू है, एक आपकी कॉस की वैल्यू है, दोनों का स्क्वायर जब आप कर देंगे और जोड़ेंगे तो ये 1 बना लेगा। यानी जितना भी 1 में कम पड़ेगा, पहले तो साइन थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन करेगा और जितना बच जाएगा उतना कंट्रीब्यूशन कॉस कर देगा, तो दोनों मिला के कंट्रीब्यूशन करेंगे और हाइट 1 हो जाएगी, है ना। समझो इस बात को, बाकी फॉर्मूले द्वारा व्युत्पन्न कर सकते हो आप, ढेर सारे फॉर्मूले हैं, ढेर सारे तरीके हैं इसको व्युत्पन्न करने के, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि है क्या है ये, आइडिया क्या है। ये मान लो दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, दोनों ने मिला के तय किया कि हमारा जोड़ एक रहना चाहिए, हमारा जोड़ एक रहना चाहिए, तो जितना ए कंट्रीब्यूशन कर देगा कर देगा, बचा हुआ कंट्रीब्यूशन बी करेगा ताकि दोनों मिला के एक बन जाए। तो ए ने मान लो इतनी हाइट पकड़ी, ए ने इतनी हाइट पकड़ी, तो बची हुई हाइट बी पकड़ लेगा ताकि दोनों मिला के 1 बने रहे, है ना। हर जगह ऐसा होगा, एक जगह नहीं, हर जगह ऐसा होगा कि जितनी गेन ए करेगा बची हुई हाइट बी गेन कर लेगा ताकि दोनों जोड़ 1 बन जाए। तो अगर हम इनके ग्राफ को देखें, पहले साइन के ग्राफ को लेते हैं, ये है आपका साइन का ग्राफ, ठीक है। जैसे ही हम साइन के ग्राफ को साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन आएगा कि स्क्वायर होते ही आपका नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। आपका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे ही साइन को साइन स्क्वायर बनाएंगे, ये तो प्लस का था ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो माइनस वाला था ये उठ के ऊपर आ जाएगा और ये आपका साइन स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका साइन स्क्वायर आ गया, साइन से साइन स्क्वायर बन गया। अगर हम कॉस के ग्राफ को देखें, ये हमारा कॉस का ग्राफ,
ये मेरा कॉस का ग्राफ है, ठीक है। कॉस स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? कॉस स्क्वायर का ग्राफ होगा आपका यहां से यहां तक तो यूं ही चलेगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर यहां से लोगे इतना गया, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर तो उठा हुआ ही ठीक है, जहां से भी नीचे है वहां से ही ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये ग्राफ? अब आप इसे लें, इस ग्राफ को देखें, और दोनों ग्राफ जो है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को, अगर हम इन दोनों को उल्टा कर दें, अगर कॉस वाले ग्राफ को लें और कॉस वाले ग्राफ को उल्टा कर दें और साइन के ऊपर रख दें, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर देंगे। जो खाली स्थान देखो, जो साइन वाले के अंदर खाली स्थान पड़ा है उसको कॉस वाला आके भर देगा। जो साइन स्क्वायर के अंदर जो खाली स्थान पड़ा है, जो ये साइन के अंदर जो ये खाली स्थान पड़ा है, ये वाला, ये देखो, ये इस खाली स्थान को जैसे ही आप इसे उल्टा करके इसे रखेंगे, ये इस जगह को खाली कर देगा। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इसको जैसे ही रखोगे ये भर देगा इसको, ये खाली स्थान आपका यहां से भर जाएगा। इस पार्ट को ये जो है फुलफिलमेंट हो जाएगा ये, और दोनों मिला के 1 बन जाएंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये है भर्ती। तो जितना साइन ने ऐड किया उतना साइन ने ऐड किया, बचा हुआ पार्ट कोस स्क्वायर ने ऐड किया, और दोनों मिलके 1 बन गया। तो ये एक बड़ा कारण है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों 1 क्यों होते हैं, कि दोनों के ग्राफ इस तरीके से है कि दोनों की हाइट सेम है ना। एक अगर लो चल रहा है तो एक हाई चल रहा है, ताकि दोनों मिला के जोड़ जो है वो 1 बना रहे। तो ये बड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन है, इसको कभी दिखाऊंगा, क्योंकि हाथ से बनाना थोड़ा सा मुश्किल है इसको। कभी इसका जो है पूरा इसका एक प्रोग्राम बना देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर दोनों मैच हो जाते हैं और पूरा एक पैक हो जाता है, पैकम पैक बन जाता है, किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हमारे जोड़ करने का एक और तरीका है कि भाई आप लेफ्ट टू राइट जोड़ें, एक बार आप राइट टू लेफ्ट जोड़ें, और एक ही जोड़ को आप 2 तरीके से करें तो आपको 2 बार मिल जाएंगे। अगला है -π/4 से +π/4 e की पावर x स्क्वायर x e की पावर 2x - 1 dx। डेस्मोस पे ऐसे नहीं बनते। डेस्मोस पे बनाने के लिए देखो, डेस्मोस पे एक चीज समझो कि ये सिर्फ डेस्मोस का काम नहीं होता। आपने e की पावर x डाल दिया, साइन डाल दिया, तो उसके बाद होता है प्रोग्राम बनाना पड़ता है इनके अंदर। प्रोग्राम बनाना पड़ता है, अगर आप साइन डालोगे तो साइन हो गया, साइन को घुमाना है, मोड़ना है, उसके ऊपर डालना है, तो बहुत सारी चीजें जो होती है, फिर उसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग करके वो होता है। डेस्मोस सिर्फ आपको, आप साइन एक्स डाल दिया, वो साइन का ग्राफ दे देगा। आप साइन स्क्वायर डालोगे, वो साइन स्क्वायर का ग्राफ दे देगा। अब आप चाहते हो कि मैं साइन स्क्वायर का ग्राफ वैसे ही रखूं और कोस स्क्वायर का ग्राफ को उल्टा करूं, फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर अध्यारोपित हो जाए, ये फिर कोडिंग का काम आ गया। यहाँ जाके फिर कोडिंग शुरू हो जाती है ना, वहां फिर कोडिंग वाला काम हो जाता है। तो उसके लिए कोड करना पड़ेगा पहले, फिर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कैसे हुआ। नहीं, वो नहीं है। वो जो ग्राफ मैं बनाता हूँ वो तो सिंपल ग्राफ बन जाते हैं, लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मैं और जो चीजें आपको दिखाता हूँ वो पहले से बना के रखने पड़ते हैं मुझे, वो पहले से उनकी कोडिंग करके रखनी पड़ती है। अगर कोड ना करूं तो सिंपल ग्राफ तो उससे दिख जाते हैं, लेकिन जो खास आप चीजें और लेके आते हैं, जिसको मैं घुमा घुमा के आपको दिखाता हूँ और चीजें करता हूँ, वो फिर सारा कोडिंग का काम होता है, उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो 2 तरह के ग्राफ आप लोगों ने क्लासे लिए देखे, एक तो होता है मैं हाथों हाथ बना के दिखाता हूँ, वो होते हैं जो सिंपल ग्राफ होते हैं, जो सीधा डाला बन गया। एक वो ग्राफ होते हैं जिसके लिए मुझे पहले कोड करके आना पड़ता है, प्रोग्राम बना के आना पड़ता है कि ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे बनेगा, वो दूसरा पार्ट होता है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर को पहले पलटना होगा, वो जुझारू काम है, क्योंकि डेस्मोस कोस को पलट के नहीं देगा। कोस स्क्वायर दूंगा, वो कोस स्क्वायर को एज इट इज बना देगा, कोस स्क्वायर को एज इट इज बना देगा, वो पलट के नहीं देगा मुझे। अब पलटाने के लिए मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ता है। प्रोग्राम का नाम जानते हैं आप लोग, प्रोग्रामिंग क्या होती है? हाँ, नहीं, आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है? कोडिंग, कोडिंग का नाम सुना है आपने?
कोडिंग का मतलब होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो आपकी जैसे आप एक तरह से मशीन समझिए, जिस आप मशीन पे काम कर रहे हैं, उस मशीन को आप कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बचाना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है, कोड करना पड़ता है, तो फिर वो उसको समझ पाता है कि क्या है। वो आपकी भाषा में या हमारी नॉर्मल भाषा में वो नहीं सीखता, वो नहीं जानता कि कैसे काम करते हैं। अच्छा तुमने की है, तब बढ़िया। फिर नॉर्मल भाषा से ऊपर निकल जाता है वो, फिर वो कोडिंग की डिमांड करता है कि कोडिंग बताइए। चलो कभी दिखा दूंगा, कोडिंग भी दिखा दूंगा। अभी बड़े फेमस है, जैसे पाइथन है, पाइथन के ऊपर कोडिंग होती है, पाइथन के ऊपर कोडिंग होती है। पाइथन का नाम तो सुना होगा, पाइथन तो बड़ी फेमस है। अभी जितने भी ये वेब डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी ये वेब डेवलपमेंट होते हैं, आपने वेब को वेब पे जो भी जैसे ऐप बन रहे हैं और बन रहे हैं, ये सब पाइथन पे बनते हैं। अभी वन ऑफ द लीडिंग जो प्रोग्रामिंग है वो पाइथन है। पाइथन के ऊपर जो जितने जो प्रोग्राम आप देखते हैं वो पाइथन पे बनते हैं। और जो आप अभी देखेंगे इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, ये जो है ये सी पे बनी हुई है, सी पे, C++ पे। इनकी जो कोडिंग है, जो आप अभी आपको वो दिखाई नहीं देता, मैंने पहले भी आपको समझाया, आपको कभी कोड नजर नहीं आता, आपको हमेशा जो उसका आउटपुट होता है वो नजर आता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या चल रहा होता है। जैसे एक मोबाइल है, आपको सिर्फ उसकी स्क्रीन नजर आती है, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें उसके जो कंपोनेंट्स है जिससे सब कुछ हो रहा होता है वो दिखता है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो वो जो पार्ट होता है वो फिर दिखता है। तो ये जो सी है, C++ है, ये प्रोग्रामिंग है जिससे आपकी फेसबुक चलती है, जिनके ऊपर वो जो पीछे जो बना रहे हैं वो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। आ जाओ, इसे पहले आई मान लेते हैं। -π/4 से +π/4। फिर रूल लगाने पर a + b - x। हो गया -x -π/4 से +π/4 e⁻⁻x sec² - x e⁻⁻x e⁻⁻2x -1 और dx। ये हो जाएगा 1/e⁻²x, जो कि यहाँ आ जाएगा, पलट के e⁻²x ऊपर चला जाएगा। और ये हो जाएगा e⁻x sec² तो sec² ही आ जाएगा बटा इसे 1/e⁻²x सीधे वो यहाँ आ गया, और फिर e⁻²x को आगे ले आओ, एक को पीछे ले जाओ, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस ऊपर वाले को दे दो या बाहर दे दो। e⁻²x sec² x dx। नंबर 2, अब दोनों को जोड़ दें तो दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस i + i, 2i करते ही, एक प्लस का समाकलन है, एक माइनस का समाकलन है,
आई बराबर हो गया 0। हाँ, ओड फंक्शन से भी कर सकते हैं, इवन ओड फंक्शन से भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से ओड फंक्शन है। अच्छा, बीएससी में पढ़ी है। देखो, बीएससी का जो मकसद होता है ना, बीएससी एमएससी का, वो मकसद नॉर्मली हम जो मानते हैं वो ये होता है, हम बीएससी इसलिए कर रहे हैं कि एक मार्कशीट हमें मिल जाए, एक मार्कशीट हमें मिल जाए, एक डिग्री हमें मिल जाए। एक्चुअली बीएससी का मकसद ये नहीं होता, और कई जने बीएससी को लेके शिकायत करते हैं कि भाई बीएससी जो है उसमें हमें ये इतना सा पढ़ाया, ये हमें इतना सा पढ़ाया, ये हमें इतना सा पढ़ाया, ये पूरा नहीं पढ़ाया। तो आप बीएससी में पूरा नहीं पढ़ा सकते, ना बीएससी में पूरा पढ़ा सकते हैं, ना एमएससी में पूरा पढ़ा सकते हैं। आप कभी किसी भी चीज को आप उसके 10% हिस्से को भी कहीं नहीं पढ़ा सकते। बचा हुआ 90% हिस्सा जो होता है वो अपने खुद से पढ़ना पड़ता है और आगे जाके पढ़ना पड़ता है। तो बीएससी तो है वो सिर्फ है आपको टेस्ट चेक करवाती है कि भाई थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी खा के देख लो, थोड़ा सा HTML खा के देख लो, थोड़ा सा जावा का टेस्ट करके देख लो, थोड़ा सा पाइथन का करके देख लो, थोड़ा मैथ्स पढ़ के देख लो, थोड़ी फिजिक्स पढ़ के देख लो। फिर आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसे पकड़ लो और उस पर चले जाओ, और एक पूरी जिंदगी आपकी लग जाएगी एक चीज को बेहतर बनाने में। एक चीज को बेहतर बनाने में आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। और आप कभी भी पूरी जिंदगी पे अगर दे देते हैं, अगर 70 साल 80 साल कंटिन्यू भी देते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे नहीं हो जाएंगे। बस ये दुनिया में जितने लोग हैं उनसे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे उस फील्ड के अंदर, है ना। जैसे फोटोग्राफी है, आप पूरी जिंदगी नहीं, पूरे 70 साल 80 साल जितने साल भी आप जियो, आप फोटोग्राफी करिए। कभी भी आप जब अंतिम समय में जब आप हो तो आपसे पूछेगा कोई कि आप फोटोग्राफी में कितने अच्छे, तो आप इतना ही कह पाओगे बाकी लोगों से अच्छा हूँ। बहुत अच्छा होना अभी बाकी है, वो कभी नहीं होता। तो वो शुरुआत होती है कि एक चीज आप एक जीवन में एक चीज सीख सकते हैं, सिर्फ एक। आज आप कोडिंग को ले लो तो कोडिंग भी वैसे ही है, ऐसे नहीं कि आप कोडिंग करेंगे 5 दिन में आपको कोई कोडिंग सिखा देगा या 1 महीने में कोडिंग सिखा देगा, नहीं। पूरी उम्र लगेगी कोडिंग आपको, और फिर भी वो कम ही रहेगी। आप इतना जरूर सीख जाएंगे कि बाकी लोगों से आप अच्छा कर सकें, लेकिन इतना कभी नहीं सीखेंगे कि आप सबसे अच्छा कर सकें, इतना अच्छा कर सकें कि आपसे बेहतर कोई ना कर सके। बस आप अपने जीवन को एक अच्छे से बाकी सब लोगों से बेहतर करके चले जाएंगे। कोई ऐसा क्रिकेटर है जो क्रिकेट को इस लेवल तक पहुंचा गया कि अब आने वाला कोई भी उस लाइन को पार नहीं कर पाए, नहीं। वो इतना बड़ा खेल गया, ऐसे रिकॉर्ड बना के चला गया जिसे कोई ना तोड़ सके। आएंगे नए तोड़ के चले जाएंगे। तो यही होता है, आपको टेस्ट चेक कराया जाता है बीएससी में कि भाई चेक कर लो और एक चीज को पकड़ लो, एक चीज पकड़ लो। मैथ्स अच्छी लगे मैथ्स को पकड़ लो, फिजिक्स अच्छी लगे फिजिक्स को पकड़ लो, केमिस्ट्री अच्छी लगे केमिस्ट्री पकड़ लो, और कोई चीज जो भी आपको, ये ढेर 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 सारी चीजें होती हैं, इनको एक को चख लो। हर चीज अपने आप में एक कैरियर है, हर चीज एक बढ़िया कैरियर है, और आपको बस अब उसमें मास्टरी करनी है। मास्टरी करने का मतलब एमएससी करना नहीं होता। हमारे यहाँ तो मास्टरी करने का मतलब होता है एमएससी करना। मास्टरी करने का मतलब होता है उसको बेहतर से बेहतर और बेहतर, सबसे बेहतर बनाना, वो होता है मास्टरी करना। ये लाइफ का मकसद होता है, एक चीज को पकड़ना और फिर जीवन भर उसे सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना। हाँ, ये सोचो कि कभी खत्म हो जाएगा सीखना, नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई आदमी ऐसा जन्म ही नहीं ले सकता इस धरती पे जो ये कह दे कि भाई मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मुझे कुछ नहीं बचा सीखने के लिए। हमेशा रास्ते ओपन है, हमेशा कमी रहेगी रहेगी। तो ये बीएससी का और नॉर्मल जो पढ़ाई होती है उसका मकसद ये होता है, आपको सवाल जो है वो टेस्ट कराना, आपको सिर्फ चखाना कि भाई देख लो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा छोड़ दो, दूसरा ट्राई करके देखो, अच्छा लगा नहीं, छोड़ दो। तो ऐसे सब ट्राई कर करके देख लो कौन सा अच्छा लगे, जो एक अच्छा लगे उसको एक को पकड़ लो और उसको फिर पूरे जीवन के लिए परस्यू करो। फिर पूरे जीवन भर उसी को ही बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, अच्छा करते रहो। ये तो शायद हाँ, नहीं, नॉर्मली क्या, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो भी शिकायत करते रहते हैं, हमें तो एक भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ाई, हमें तो एक भी लैंग्वेज। अरे कोई आपको अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता, कोई चीज पूरे तरीके से ना तो कोई पढ़ा सा है, ना कोई पढ़ा पाएगा, ना कोई पढ़ा सका है। वो चीज सिर्फ ये होती है कि आपका ये देखना कि भाई ये चीज ऐसी है, ये देखो इसकी बेसिक ऐसे है, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, है तो इसको पकड़ो और जीवन भर पढ़ते रहो, बस। फिर आप उसमें जीवन भर लगे रहो।
अल्बर्ट आइंस्टीन को किसी टीचर ने थोड़ी अल्बर्ट आइंस्टीन बनाया था, न्यूटन को किसी टीचर ने थोड़ी न्यूटन बनाया था, वो तो बस इंटरेस्ट था। स्कूल कॉलेज का काम होता है सिर्फ आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगाना, कि आप इंटरेस्ट जग गया, अब बेटा जाओ ढूंढो और खुद से कुछ बड़ा करो। जीरो से 2 पाई 1/e⁻⁻⁻⁰ वैसे मैन कोई डिफरेंस नहीं होता मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल साइंस में। CSIR नेट वाले डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मैथमेटिकल साइंस में जब आप स्टैटिक्स को साथ में ऐड कर देते हैं तो वो लोग उसको मैथमेटिकल साइंस कहते हैं, वो उनकी मर्जी है। बाकी ऐसा कोई मैथमेटिकल साइंस करके कोई अलग से कुछ नहीं होता। लेकिन अब उन लोगों ने CSIR नेट वालों ने कर रखा है, नया नाम रख रखा है, नया नाम रख रखा है। जैसे उन लोगों ने बायोलॉजी को और इसको मिक्स कर रखा है, बोटनी और जूलॉजी को मिक्स कर दिया, और बोटनी जूलॉजी को मिक्स करके लाइफ साइंस नाम रख दिया। तो ये CSIR नेट वालों ने कंबाइंड करने के लिए कुछ नए नाम क्रिएट किए हैं, जिसमें से एक लाइफ साइंस है, एक कॉमर्स वर्ड है। अब वो CSIR नेट कराते हैं तो कॉमर्स में कराते हैं। कॉमर्स का मतलब होता है इन तीन को वो कॉमर्स कहते हैं। इन तीन के अलावा और क्या क्या वो कॉमर्स नहीं है? तो वो भी कॉमर्स है। लेकिन CSIR नेट वालों ने अपने पेपर की परिभाषा ये तय की हुई है, इसको कॉमर्स बोलेंगे, इसको लाइफ साइंस बोलेंगे, इसको मैथमेटिकल साइंसेज बोलेंगे, इसको फिजिकल साइंसेज बोलेंगे, इसको केमिकल साइंसेज बोलेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना खुद का एक लोकल परिभाषाएं बनाई हुई है, वो ऐसी है। बाकी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है, उसका कोई अलग से कोई साइंसेज या वो जरूरत नहीं है उसको। 1/e⁻⁻⁻⁰ 0 to 2 पाई। ये सेम ही सवाल है ना? ये सेम ही सवाल है। ये हो गया आपका आई 0 to 2 पाई। A+B-X। टू पाई माइनस चौथे में होता है, चौथे में साइन माइनस का होगा। ये पलट के ऊपर चला जाएगा। दोनों को जोड़ दो। 2i जुड़कर ये 1 हो गया, 1 का 2 पाई हो गया, और आई बराबर आपके पास आ गया पाई। ये अंजलि प्रैक्टिस से पता चलेगा।
ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। इसका कोई डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता कि कैसे पता चलेगा। पता ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। कुछ याद रखने वाला जैसा कुछ नहीं होता कि आप इसको याद रख पाएंगे, क्योंकि सवाल है आगे फिर से बदल जाएंगे, कभी कोई से सवाल आएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा जो फिलहाल नहीं दिख रहा है ना। आप में से कोई बाइक चलाता है? आप में से कोई बाइक चलाता है क्या? जो भी बाइक चलाता है, कभी गौर किया आपने कि जब आप शुरुआत में बाइक चलाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये होता है, बाइक चलाना सीखते हैं तब, कि भाई गियर कब बदलने, गियर कब बदलने, मतलब कब पहला गियर डालना है, कब दूसरा डालना है, कब तीसरा डालना है, कब चौथा डालना है, पूछते हैं ना आप पहले जब भी बाइक चलाना सीखते हैं आप। तो नॉर्मली पहला सवाल आपका ये रहता है, गियर कब बदलने हैं? तो उसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है यार बस देख ले, गाड़ी घूं घूं करे तो गियर चेंज कर देना। अब गाड़ी तो पहले गियर पे भी घूं घूं करती है। वो शुरुआत में, धीरे धीरे जब आप चलाने सीख जाते हैं तो आपको अपने आप ही एक सेट हो जाता है कि कब गियर बदलना है। और फिर आप ऐसे गियर बदलने लग जाते हैं कि आपको खुद भी पता नहीं होता कि आप कब गियर बदल रहे हैं। फिर आप खुद भी भूल जाते हैं। आप अपने हाथ पैरों को ऐसी प्रैक्टिस करवा देते हैं कि आपके हाथ पैर अपने आप गियर चेंज कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि गियर चेंज हो रहे हैं क्या। लेकिन शुरुआत में ये चीज आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है ना। क्या अब उसको थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, जिस दिन आपको जिसने भी गाड़ी चलाई थी या सिखाया था, क्या आप सोच सकते हैं कि वो आपको बता सकता था कि गियर कब बदलना है ना। अब जैसे राकेश कह रहा है कि जब बाइक दबने लगे तो गियर चेंज करना है। अब ये दबने लगे, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई कहेगा कि घूं घूं करने लगे तो बदल देना, कोई कहे दबने लगे तो बदल देना। अब ये दबने लगे का क्या अर्थ है, किसे कहेंगे दबने लगे? इसका मतलब है ये वो चीज है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि क्या है। एक बाइक पे बैठ, चला, खुद से फीलिंग आने लग जाएगी कि गियर कब बदलने हैं। खुद से फीलिंग आने लग जाएगी गियर कब बदलने, अपने आप बदलने सीख जाओगे। करोड़ों लोग डेली दिन में गियर चेंज करते हैं और कोई भी इस बात को समझा नहीं सकता कि गियर कब बदलने हैं। धीरे धीरे आप बैठते हैं, अनुभव करते हैं, आपके अंदर से जवाब आने शुरू होते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आने लग जाते हैं, ये प्रैक्टिस से आने वाली चीज है कि कहाँ कौन सा तरीका लगाना है, कौन सा शॉर्ट तरीका है, कौन सा छोटा तरीका कैसे काम करेगा, इसे देख के मुझे कैसे पता लगेगा। तो आप जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे, उनमें से गो थ्रू होते जाएंगे, आपकी स्पीड बनती जाएगी और ये कलाकारियां समझ में आने लग जाएगी। जो भी आज लग रही है ना, ये कलाकारियां लग रही है, कोई कलाकारियां नहीं है, ये खुद से ही समझ में आने लग जाता, अच्छा ये करूंगा ऐसे हो जाएगा। इसे करो। हाँ, अलग अलग परिभाषा है, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। सुविधा के अनुसार बदल दो। जो मुझे सिखाए थे उसने कहा था, भाई जब गाड़ी यहाँ घूं घूं करने लग जाए, जोर खान लग जाए, समझ जाओ गियर बदलना है, गियर बदल दो। बाद में वही है, वो घूं घूं कदे समझ में आई को नहीं, फिर अपने आप मन की आवाज सुनाई देती है। फिर मन में से एक आवाज आती है गियर का बदलना है, वो अपने आप बदल जाता है। तो वैसे ही है, सवाल कौन सा लगेगा, तरीका कौन सा लगेगा, ये समझाना नियर टू इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिस करो, जवाब आने शुरू हो जाएंगे। ये सवाल गुणधर्म वाला है ना। गुणधर्म वाला है तो यहाँ 16 - x है, थोड़ी देर बाद यहाँ 16 - x आ जाएगा, ये x आ जाएगा। इसका मतलब ये भैया a प्लस बी है, ये भैया जो 16 है वो a प्लस बी है। और इसमें जो आंसर आता है आपका, क्योंकि सेम यही बन जाता है, एक और एक करके ये कट जाता है, dx का x आ जाता है, b माइनस ए आ जाता है, दो का भाग लग के इसका जो समाकलन जो आता है वो आता है b माइनस ए बटा दो। समाकलन आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा दो। तो b माइनस ए बराबर हो गया आपका 6, b माइनस ए बटा दो बराबर 6। तो b माइनस ए बराबर 12। ये लो, ये हो गया आपका 12 और b प्लस ए बराबर हो गया 16। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, ए कट गया,
2b बराबर 28, b का मान 14 रख दो, a का मान हो गया -2, -2 या +2, +2, a2 b14। ये बढ़िया सवाल है, ये अच्छे, इस सवाल को वैसे बुन दिया, इस सवाल को वैसे बना दिया कि भाई ये सवाल है, बताओ इसका आंसर 6 आया तो कैसे आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये वही बनता है ना, ये वही बनता है। 16 - x यहाँ बना है, तो गुण धर्म का इस्तेमाल करते ही क्या होगा, गुण धर्म का इस्तेमाल करते ही ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऊपर यही पड़ा रह जाएगा, ऊपर यही रह जाएगा, वो आपस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x की जगह 16 - x आ जाएगा, फिर ये 16 - x की पावर n हो जाएगा, फिर दोनों एक दिन बन के दोनों कट जाएंगे, कट के आपका dx आ जाएगा, dx का x आ जाएगा तो b - a आ जाएगा, 2i बराबर b - a, तो i बराबर b - a बटा 2 जो कि 6 के बराबर है, फिर b - a 6 हो गया, b - a बटा 2 बराबर 6 हो गया, b - a बराबर 12 हो गया। ये जो सवाल है ये गुणधर्म वाला है, जो गुणधर्म नंबर 2 लगा है वो है, गुणधर्म नंबर 2 वाला सवाल है। गुणधर्म नंबर 2 में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये उठ के यहाँ जाता है, ये वाला वहां चला जाता है, ठीक है ना। नहीं आया तो एक काम करो, ए की जगह एक बार 2 ले लो और बी की जगह 14 लो और करके देखो, ए की जगह 2 और बी की जगह 14 लेकर इसको करके देखो। अब इसको करके देखो और देखो कैसे चलता है। अब इसको लो और इसको करके देखो, ए की जगह 2 और बी की जगह 14 लेके देखो, ये सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे कि क्या किया हमने। अब इसी में आप गुणधर्म नंबर 2 लगाएंगे, आई बराबर रखेंगे 16 - x, तो जैसे आप 16 - x रखेंगे, तो यहाँ पे अगर जब नियम लगाओगे तो ये तो आपका रूल फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड बनाओगे तो यही आ जाएगा, आई बराबर 2 से लेकर 14 तक, 2 से लेकर 14 तक, x की जगह 16 - x आ जाएगा, तो ये बन गया 16 - x की पावर n बटा x की जगह 16 - x की पावर n प्लस ये x की पावर n और dx। अब जब दोनों को जोड़ोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते ही आपका, दोनों को जोड़ोगे तो i से i कितना हो जाएगा, 2i, 2i करते ही आपका कट जाएगा, ये आपका x आ जाएगा और x की लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर 14 तक, और i बराबर 14 - 2 यानी 6। इस तरीके से किया गया इसको। तो सेम क्वेश्चन को आप देखो कितने अच्छे से कर रहे हो इसको, कि एक ही पार्ट में आप चीजों को एक बार रिवर्स करके चला रहे हो, ताकि दोनों जब जुड़े तो जुड़ के वो आपका एक बन जाए, दोनों जुड़कर वो आपका एक बन जाए, है ना। नियतांक, कुल मिला के खेल है नियतांक बनाने का। अब ये नियतांक कब बनेगा, नियतांक कब बनेगा, जब ये चीज आएगी, सेम चीज आएगी, ऊपर x तो है, x की पावर n तो ही है, अगले वाले में आपको 16 - x की पावर n ऊपर चाहिए होगा, है ना। अगली बार आपको यहाँ पे 16 - x की पावर n चाहिए होगा, ताकि जुड़ के दोनों सेम हो जाए और कट जाए, ये चाहिए होगा ना x की जगह 16 - x, तो इसका मतलब a प्लस बी कौन रहेगा, 16, तभी तो 16 आएगा, तो a प्लस बी 16 के बराबर हो गया। और समाकलन जो होता है कटने के बाद में, समाकलन आता है आपका b - a बटा 2, b - a बटा 2 बराबर 6, तो उससे हो गया, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।